बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मैं आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूं। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। आप लोगों को हम दोनों की तरफ से न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद। कैसी हैं ज़हरा आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं फ़हीम? बिल्कुल ठीक ठाक। वीकेंड के बाद बहुत 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 खुश लग रही हैं आप। जी बिल्कुल। खैर, आज हमारा जो प्रोग्राम के शुरू में जो हम जिस हवाले से बात करने वाले हैं वो कुछ इतना खुशी वाला, कोई इतना अच्छा जो है ना वो सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वो बड़ी ख़तरे की अलामत है। तशवीशनाक बात है जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो गुज़श्ता 24 घंटों का अगर हिसाब लगाया जाए तो वो 666 मुस्बत केसेस आए हैं, जिनमें से 12 मरीज़ों की अमवात भी हुई है। ये एक बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और हमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल फ़हीम, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है कोरोना की एक सेकंड जिसको वेव कह रहे हैं, सेकंड लहर आ चुकी है। ख़ास तौर पे अमेरिका और बरतानिया, ब्राज़ील और हिंदुस्तान समेत रोज़ाना की तादाद में हम देखते हैं कि हज़ारों केसेस सामने आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी क्या कोरोना की ये सेकंड लहर आ चुकी है, इसके ऊपर बात करेंगे। और क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें इख्तियार करनी चाहिए, किस तरह से इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसी जी हाँ, हवाले से हम बात करेंगे। जी वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब के मुताबिक जो है ये शरह जो है 2% उसमें इजाफ़ा हुआ है, जो गुज़श्ता 6 हफ़्तों से कम थी। और मिनी लॉकडाउन का सिलसिला भी मुल्क भर में जो है वो शुरू किया जा रहा है। कुछ जगहों पे लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है और इंतज़ामिया से भरपूर मदद वो चाहिए हुकूमत को। और उसके साथ साथ हुकूमत का ये कहना है कि अवाम की मदद के बग़ैर हम इस दफ़ा भी कोरोना वायरस के का दिफा जो है वो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आवाम को बहुत संजीदगी से इस पे जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे, क्योंकि अगर वो नहीं लेते इसको संजीदा तो केसेस बढ़ने का ख़दशा बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आखिर ये कोरोना वायरस दूसरी दफ़ा ये क्यों फैल रहा है और इस किस तरह काबू पाया जा सकता है, इसके बहुत ज़्यादा फैलने से किस तरह रोका जा सकता है। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, पड़ोसी ममालिक में क्या है, हमें कहाँ से ख़तरा है, दुनिया भर में ये किस शिद्दत के साथ फैल रहा है, कंपैरेटिवली पाकिस्तान किस जगह पर स्टैंड करता है, हमारे इंतज़ामात कैसे हैं और हमारे जो मरीज़ हैं या हमारे जो अवाम हैं उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कैसी है। इस हवाले से बात होगी। मुख्तलिफ़ पहलुओं पे हमारे साथ मौजूद हैं आज के मेहमान, जो कि रिसर्चर हैं और इनसे हम ज़रूर बहुत अहम मालूमात हासिल करने वाले हैं। जनाब इमरान हैदर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। वैसे बताइए दोबारा कोरोना वायरस क्यों फैल रहा है और ये क्या वाकई दूसरी लहर आ चुकी है? पाकिस्तान में भी सारे लोग जो है मुतासर होना शुरू हो गए? जी हाँ, दुनिया भर में दूसरी लहर आ चुकी है और पाकिस्तान में भी इसकी आमद है। जैसे टेम्परेचर जिन इलाकों में, क्योंकि पाकिस्तान एक वसी मुल्क है और मुख्तलिफ़ सूबे जो हैं उनका टेम्परेचर मुख्तलिफ है। जिन इलाकों में टेम्परेचर 28 से नीचे चला जाएगा वहाँ पे ओजोन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और जिन इलाकों में टेम्परेचर 40 अबव होगा, जैसे सुन रहे हैं कराची में 40 अबव होने का इम्कान है, अगर 40 अबव हो जाता है तो यहाँ पे भी इम्कानात बढ़ जाएंगे, क्योंकि फिर नेचुरल ओजोन जो पोल्यूशन की वजह से बनती है सूरज की रोशनी में, उसमें इजाफा हो जाएगा और ये केसेस अगर हम लोगों ने एहतियात ना की तो ये केसेस बढ़ सकते हैं। सर, टेम्परेचर जब कितना हो जाएगा, आपने क्या बताया, किससे अब मैं यस कर रहा था कि 40 डिग्री प्लस सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर हो जाता है तो सूरज की रोशनी और गर्मी की शिद्दत से बनने वाली ओजोन में इजाफा हो जाता है। लेकिन ये अल्लाह ताला की एक मेहरबानी है कि ज़्यादा टेम्परेचर में जो ओजोन बनती है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। और ये टेम्परेचर लो टेम्परेचर चैम्बर्स जो हैं हम अपने एसी मॉल्स में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, अपने घरों में, दफातर में उन्हें फराहम करते हैं। तो हमें चाहिए अपने एसी जो है ऑफ रखें या उनके टेम्परेचर 28 से ज़्यादा रखें। ठीक है सर, जैसे दूसरे ममालिक की अगर हम बात करते हैं, अमेरिका हो गया, बरतानिया, ब्राज़ील, इन ये मुल्क बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। तो वेदर कोई जैसे आप बता रहे हैं कि 40 से अब वहाँ का तो इतना वेदर भी नहीं है, तो क्यों इतने केसेस सामने आ रहे हैं? अच्छा जी, अब इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ़ बर आज़म में टेम्परेचर की सूरत हाल मुख्तलिफ है, लेकिन ये लो टेम्परेचर हमें तब नुकसानदेह है जब ओजोन की मौजूदगी हो, पोल्यूशन की मौजूदगी हो। ओजोन बनने की, सरफेस ओजोन बनने की जो वजह, जो पोल्यूशन हम बनाते हैं, वो मेन वजह स्टील इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है। अब ये कुछ मैप्स मैंने यहाँ पे
दिखाए हैं आपको, जिसमें आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ स्टील इंडस्ट्री है और वो तमाम ममालिक जो स्टील के बड़े प्रोड्यूसर हैं जी। उनमें कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम फैसिलिटिंग एलिमेंट कहेंगे, मिसाल के तौर पे ओजोन है। इसकी मेन वजह सरफेस ओजोन बनने की मेन वजह स्टील इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिसिटी की, ये ओजोन बनाती हैं, लेज़र कटिंग मशीनें ये ओजोन बनाती हैं, और पोल्यूशन जो गाड़ियों से हमारी मोटर व्हीकल्स वगैरह से जो पोल्यूशन निकलता है उसकी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बाय प्रोडक्ट भी ओजोन की सूरत में बनती है। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान में ये जो कोरोना वायरस के हवाले से हम फिक्र में मुब्तला हो गए हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, इसके और कौन कौन से अवामिल हैं, कौन कौन सी ऐसी रीज़न हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि यहाँ पे दोबारा से मरीज़ बढ़ना शुरू हो गए हैं? असल में टेम्परेचर, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ओजोन का स्टेबल हो जाना या ओजोन का ज़्यादा मकदार में बनना, दो सूरतें होती हैं। एक तो ओजोन हाई टेम्परेचर में प्रोड्यूस होती है और उसको हम स्टेबलाइज़ करते हैं लो टेम्परेचर चैम्बर्स में, या फिर टेम्परेचर तो लो होता है, उसमें ओजोन बड़ी मकदार में तो नहीं बनती, लेकिन जो स्टील इंडस्ट्री और केमिकल इंडस्ट्री और हमारे मोटर व्हीकल्स बनाते हैं तो वो स्टेबलाइज हो जाती है लो टेम्परेचर में। जैसे आपने मुशाहिदा किया होगा सर्दियों में बड़ी तादाद में स्मोक बनती है जी। तो उसकी वजह यही है, स्मोक का बड़ा हिस्सा ओजोन है और उसकी वजह यही है कि लो टेम्परेचर पे वो स्टेबलाइज हो जाती है। आम हालत में गर्मियों के दिनों में जो ओजोन बनती है मोटर व्हीकल से, स्टील इंडस्ट्री से, केमिकल इंडस्ट्री, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। और ठीक है इमरान साहब, इस ओजोन के अलावा और कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे कोरोना वायरस फैलने की? मतलब मैं ये सवाल का ये मैंने एक फैसिलिटिंग एलिमेंट के हवाले से जिक्र किया। सबसे अहम बात तो ये है कि वायरस की मौजूदगी SOP को आप फॉलो नहीं कर रहे तो उस वजह से फैलने का अमकान है, लेकिन जो इसका फैसिलिटिंग एलिमेंट है वो ओजोन है। इसके अलावा भी ठीक है सर, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं दोस्तों तो बात करते हैं मजीद इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, रिसर्चर हैं इमरान हैदर साहब। और सर, हम कोरोना के हवाले से बात करें। ब्रेक पे जाने से पहले आप हमें बता रहे थे कि वो कौन से अवामिल हैं जो कि कोरोना वायरस जिनकी वजह से बढ़ रहा है। कई ममालिक की आपने बात की, अमरीका की आप बात कर रहे थे, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहे थे कि वहाँ पर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान की जी, पाकिस्तान में जो है वो क्या अवामिल हैं, सेकंड वेव जो आ चुकी है, और सर्दियों में हम इसको किस तरह से कोप अप कर सकते हैं? अच्छा, पहले तो हम ये जायज़ा लेते हैं कि दुनिया में वायरस किस तेज़ी से फैल रहा है और क्या वजूहत है। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इसकी जो मेन फैसिलिटिंग एलिमेंट है वो ओजोन है। और यहाँ हम ये मैप पे देखते हैं, वर्ल्ड मैप के ऊपर हम जाते हैं, अगर आप कैमरामैन आपका फोकस कर सके जी। तो ये वर्ल्ड मैप है, और ये मैप जो है इसके नीचे स्टील इंडस्ट्री का मैप है, और ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशंस का। आप बता दें हमें कैमरामैन कहाँ से शुरू करे? ये ओके, ये वर्ल्ड मैप है जी, ये वर्ल्ड सही है। तो ये तमाम आप देख लीजिए कि इसमें ये पोजीशन है बर आज़म नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये एशिया है, और ये यूरोप है, अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। अब हम देखते हैं कि स्टील इंडस्ट्री कहाँ मौजूद है। अब हम आ जाते हैं स्टील इंडस्ट्री मैप। स्टील इंडस्ट्री क्यों? स्टील इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है ओजोन की बड़ी मकदार। अच्छा। और ये जो है स्टेबल रहती है उन कंट्रीज़ में जहाँ टेम्परेचर कम है, मिसाल के तौर पे नॉर्थ और साउथ अमेरिका में, यूरोप में, और एशिया के कुछ इलाकों में। तो ये आप देख लेते हैं, यहाँ ये देख लेते हैं अमेरिका में स्टील इंडस्ट्री मौजूद है। और ये मैप जो है हम देख रहे हैं कि वो रिजल्टेंट मैप है जो कि जहाँ वायरस को इंडिकेट कर रहा है, और जो जितनी बड़े यहाँ दायरे मौजूद हैं और उतना उस हिसाब से ये वायरस की ग्रोथ का इजहार हो रहा है। सही। अब यहाँ पे ये देखिए, ये स्टील इंडस्ट्री मौजूद है और वायरस की ग्रोथ अमेरिका की हम ज़्यादा दे रहे हैं, अभी अमेरिका में मौजूद है। इसी तरह मैक्सिको में स्टील इंडस्ट्री मौजूद है और ओजोन स्टेबल है, लो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायरस मौजूद है। ब्राज़ील,
ये आप ब्राज़ील को देख लें, और ये अर्जेंटीना का वो हिस्सा जहाँ पे स्टील मिल्स हैं। जी। अच्छा, अफ्रीका की हम सूरत हाल देखते हैं। अफ्रीका में स्टील इंडस्ट्री इतनी बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है, और अफ्रीका में वायरस की भी इतनी ग्रोथ नहीं है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं। अब आ जाते हैं आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जी। ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम स्टील इंडस्ट्री है, और ऑस्ट्रेलिया में वायरस भी मौजूद नहीं है। अब यूरोप का जायज़ा लेते हैं। ये यूरोप है, यहाँ पे वायरस की बड़ी मकदार मौजूद है, और ये स्टील इंडस्ट्री भी बड़ी मकदार में मौजूद है। ये हो गया एक फैक्टर। सही। अब आ जाते हैं हम हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशंस की तरफ। ये हम अमेरिका का जायज़ा ले रहे हैं। ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, वाटर ड्रॉपलेट्स और ऑक्सीजन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जी। इस वजह से इसकी ग्रोथ में इजाफा हो रहा है, रेप्लिकेशन की वायरस में। अब ये देख लीजिए आप, ये नेटवर्क मौजूद है अमेरिका में, तो वायरस भी बड़ी मकदार में मौजूद है। और ये यूरोप की कंडीशन है, तो यूरोप में भी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा मकदार में, सही, बड़ी तादाद में। अच्छा सर, आपने इसमें ये बताया कि जहाँ जहाँ स्टील इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं उन जो वो ममालिक में वायरस की ग्रोथ और केसेस ज़्यादा हैं। चाइना की अगर बात करें तो वहाँ पर स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, बट उन्होंने बड़े अच्छे से इसको कंट्रोल किया है, तो उसका क्या रीज़न है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। चाइना में बहुत बड़ी मकदार में, दुनिया की स्टील का ऑलमोस्ट 45% चाइना प्रोड्यूस करता है, लेकिन चाइना इसको प्रिवेंट करने में, इस वायरस से अपने आप को प्रिवेंट करने में बहुत हद तक कामयाब रहा है। और लेकिन उसकी वजह यह है कि पूरा चाइना जो है, एक और चीज़ है जिसका हम जिक्र करते हैं, वो है कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इसको रोकने में बहुत मददगार हैं। ये बहुत अहम पॉइंट है। वो चीज़ है फ्लोरिडेशन, वाटर फ्लोरिडेशन। फ्लोरीन जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, फ्लोरीन एक एलिमेंट है जिसका फ्लोरीन, जी, अच्छा, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट 18 है और एटॉमिक नंबर 9 है, और ये बड़ी वाफिर मकदार में करार पे मौजूद है। फ्लोराइडेड साल्ट भी मौजूद होते हैं, और हमारी ग़ज़ा में ये शामिल होते रहते हैं। लेकिन कुछ बर आज़म ऐसे हैं जहाँ ये बड़ी मकदार में मौजूद हैं, और कुछ बर आज़म ऐसे हैं जहाँ ये मौजूद नहीं है। ये देखा ये गया है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है और ये हमारी रिसर्च है कि जहाँ फ्लोरीन की मकदार, फ्लोरीन कॉन्टैक्ट कर रहा है अर्ज़ में बड़ी तादाद में मौजूद है, वहाँ पे वायरस ग्रोथ नहीं कर सका और उसने प्रिवेंट भी किया है। इसकी वाज़ेह मिसाल चाइना है। चाइना आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ्लोराइडेड, अगर नक्शे में देख सकें, फ्लोराइडेड वाटर बड़ी मकदार में मौजूद है, और इनकी ग़ज़ा का हिस्सा है, डेली इंटेक का हिस्सा है। और इसके अलावा भी जो चाइनीज़ हैं, अगर जो हैबिचुअल होते हैं सीड्स लेने के और क्रैब सूप और सी फूड लेने के, इसमें बड़ी मकदार में फ्लोरीन मौजूद होती है, जिसकी वजह से कुदरती तौर पे वो सर्वाइवर हैं इस वायरस के ख़िलाफ़। तो अब यही मिसाल हम देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की जिक्र कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी फ्लोराइड कंटेंट बड़ी मकदार में मौजूद है, और ये डेली इंटेक का उनका हिस्सा है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वायरस बहुत कम मकदार में है। इसी तरह इंडिया के वो हिस्से, ये हम इंडिया के ऊपर हैं, अभी इंडिया के वो हिस्से जहाँ पे फ्लोरीन मौजूद है वो महफूज हैं, और वो हिस्से झारखंड हो गया, और उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया। यहाँ पे बड़ी तादाद में स्टील और केमिकल इंडस्ट्री मौजूद है, और महाराष्ट्र तो सबसे बड़ी स्टेट है, इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है भारत की। और ठीक है, तो आपने कहा, आपका जो कहने का मतलब है सारा, वो आते हैं उसके निचोड़ की जानिब। आपने ये कहा कि जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में स्टील मिल्स हैं, ठीक है, और वो ओजोन वो प्रोड्यूस करती हैं स्टील मिल्स, और जहाँ जहाँ केमिकल इंडस्ट्री भी शामिल है इसमें, तो उस वजह से यहाँ पे उन एरियाज़ में कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा आपने ये कहा कि जहाँ जहाँ पे पानी में फ्लोराइड मौजूद है, वहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस कम है। ये दो आपने अलग अलग जो है बातें की। सबसे पहली बात इस तरफ आते हैं ओजोन की जानिब, कि ओजोन की जो बात कर रहे हैं, O3 जिसे कहते हैं, ये इसके बारे में तो मैंने सुना है कि लोग ओजोन के साथ तो इलाज कर रहे हैं कोरोना वायरस का, उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे ओजोन मतलब O3 के साथ जो है ये ओजोनेटर्स लगाए हुए हैं इन्होंने। हवा में एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है पैदा हो रहा है, ऑक्सीजन के सेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं, ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से आई गेस वो इस वायरस को रोकने के लिए, इसको किल करने के लिए डिफरेंट बैक्टीरियाज वायरसेस को
एक बड़ा एक बेहतरीन एलिमेंट समझा जाता है, और आप कह रहे हैं कि इसकी वजह से कोरोना वायरस बढ़ रहा है। वो ज़रा क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक डिफरेंस है, थोड़ा सा जी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ओज़ोन की बहुत ज़्यादा मिकदार में होना, ये इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अगर आप किसी मिसाल के तौर पे शेर से डील कर रहे हैं और आपके पास जो है एक छोटी छुरी मौजूद है, वो शेर और गज़बनाक ही हो सकता है, उससे उसका ख़ात्मा मुमकिन नहीं। ये आप समझ लीजिए कि ओज़ोन जो है बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्टेंट है, बहुत फास्ट ऑक्सीडेंट है, दूसरा फास्ट ऑक्सीडेंट है, और ये केमिकल रिएक्शन करता है अमाइनो एसिड के साथ, प्रोटीन्स के साथ और आरएनए वायरसेस के साथ। तो जब ये बहुत ज़्यादा मकदार में होता है तो इन वायरस को ख़त्म कर देता है, लेकिन अगर इसकी मकदार कम है तो ये किस तरह रेप्लिकेशन में मदद दे रहा है, ये इसकी मिसाल ऐसे है कि इसकी जो एनवेलप प्रोटीन होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो सबस्ट्रेट है ओज़ोन का। तो जब ओज़ोन की मौजूदगी होती है, जो ग्लाइकोप्रोटीन का लेवल कम हो जाता है, और हमारे जो फेफड़े हैं, लंग सेल जो हैं, इनके ऊपर भी ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद है। जब ये ग्लाइकोप्रोटीन का लेवल कम हो जाता है तो वो वायरस और लंग सेल के फ्यूजन में, आपस में मिलने में मदद करते हैं, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन ऊपर ही तह जो होती है वायरस की और लंग सेल की, उसको थिन कर देता है, जिसकी वजह से फ्यूजन में आसानी होती है और ये स्टार्टर का काम देता है। लेकिन अगर यही ओज़ोन बड़ी मिकदार में मौजूद है, वो उस आयरन की न सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन को कंप्लीट ख़त्म कर देगा, बल्कि अंदर मौजूद एम प्रोटीन और कैप्सिड को भी ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से वायरस बिल्कुल डिसइंफेक्ट हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ी मिकदार हम इस सूरत में नहीं ले सकते ओज़ोन की, क्योंकि ये हमारे लंग सेल के लिए भी नुकसानदेह है, जो आगे चल के हमारे लिए कैंसर का सबब बन सकती है। इसीलिए ओज़ोनेटर का इस्तेमाल मैं या आपको जो माहिरीन सेहत हैं वो उसको रिकमेंड नहीं करते कि बड़ी तादाद में ओज़ोनेटर का इस्तेमाल किया जाए। या ये एक इलाज के तौर पे, एक थेरापी के तौर पे, जुज़ वक्ती तौर पे तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन कुल वक्ती तौर पे इसका इस्तेमाल बेहतर नहीं है। सही, ठीक हो गया। एक वक्फे का वक्त आ गया, और वक्फे के बाद इस हवाले से हम ज़रा आपसे बात करेंगे, फ्लोराइड के बारे में बात करेंगे कि अगर उसके इस्तेमाल से बचा जा सकता है तो ये पूरी दुनिया में मिनरल वाटर यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये अज़ा क्यों शामिल नहीं किए जा रहे हैं उसमें, अगर हमारी सेहत के लिए इतना ही ये मुफीद एक एलिमेंट है। एक वक्फे का वक्त है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और आज हम बात करें कोरोना वायरस के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रिसर्चर इमरान हैदर साहब। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आप हमें बता रहे थे कि फ्लोराइड किस तरीके से जो है कोरोना वायरस को कम कर सकता है, उसका इस्तेमाल। तो बताइए किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फ्लोराइड का इस्तेमाल जो है रोज़मर्रा पानी का बड़ा हिस्सा बड़ी मकदार में मौजूद होता है। फ्लोराइड उन हिस्सों में जहाँ पे कुदरती तौर पे ये मौजूद है, मिसाल के तौर पे एशिया के काफ़ी हिस्सों में और मसनूई तौर पे भी वाटर फ्लोराइडेशन की जाती है, और इसको रिकमेंड किया जाता है वर्ल्ड डेंटल एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि फ्लोरीन जो है, फ्लोराइड्स जो है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, दांतों की मजबूती में। बच्चों को भी फ्लोराइड टूथपेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन तो फ्लोराइड वाले जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो महफूज है कोरोना वायरस से? हाँ, काफ़ी हद तक उनके लिए मददगार है। जी 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 जी। अच्छा। और मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि फ्लोराइड का इंटेक जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक जो है वो नुकसानदेह है, इसलिए कि ये इसकी टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं फ्लोराइड की। और इस हवाले से जो है यूरोप के तकरीबन 98% यूरोप में जो है फ्लोराइडेशन, वाटर फ्लोराइडेशन को बैन कर दिया गया है। अमेरिका में भी फ्लोराइड वाटर का इंटेक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इससे मालूम नहीं हो पा रहा कि वो कितनी मिकदार इंटेक कर रहे हैं, और ये बड़ा एक मुअम्मा बना हुआ है। इसी तरह जो अमेरिका में और दूसरी जो कंट्रीज हैं जहाँ पे बैन कर दिया गया, वहाँ पे फ्लोराइड का इस्तेमाल लोग कर रहे थे इससे बचने के लिए। नहीं, ये इससे पहले ये रीज़न क्या है बैन कर, क्यों बैन किया गया, मतलब इतनी हार्मफुल क्यों है ये? जी हाँ, इसकी वजह ये है कि इसके टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी अगर इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल है, हद से ज़्यादा इस्तेमाल जो है, जो कि वर्ल्ड डेंटल एसोसिएशन की तरफ से दी गई है, जो कि चार्ट में नुमाया है कि 1 मिलीग्राम पर लीटर और से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर लीटर तक जो है रिकमेंड किया जाता है।
और कुछ ममालिक जो हैं इसको कम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि दूसरी ग़िज़ाओं में भी फ्लोराइड मौजूद है। अगर कंटेंट पूरे कंटेंट में अगर फ्लोराइड मौजूद है, ज़ाहिर है कि वो दूसरी ग़िज़ाओं का हिस्सा बनते हैं, नबातात का हिस्सा बनते हैं, जानवरों का हिस्सा बनते हैं, और वो फिर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपकी ग़िज़ा का हिस्सा बन जाते हैं। ये आपकी अपनी ज़ाती तहकीक है या आपने कहीं इंटरनेशनली तहकीक जो है वो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं? ये फ्लोराइड के हवाले से तो बिल्कुल एक जानी मानी और बिल्कुल साबित शुदा तहकीक है। साबित शुदा तहकीक है। दुनिया में कोरोना वायरस के हवाले से इस हवाले से बात हो रही है। जी बिल्कुल हो रही है। डेंटल एसोसिएशन रिकमेंड करती है और इन तमाम ममालिक में इसका फ्लोराइडेशन का वाटर फ्लोराइडेशन होती है। डेंटल एसोसिएशन तो दांतों की सेहत के लिए वो इसे रिकमेंड करती है ना। मैं ये आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि फ्लोराइडेशन का सर्वे, फ्लोराइडेशन का इस्तेमाल डेंटल एसोसिएशन के हवाले से ही किया जाता रहा है। इससे पहले ये जाना नहीं गया, ना कोरोना वायरस था, ना इसके ऊपर देखा गया। ये ऑब्जर्वेशन ली गई कि जिन ममालिक में वाटर फ्लोराइडेशन मौजूद है वहाँ पे वायरस की रिप्लिकेशन का अमल कम है, बहुत कम है। तो ये मैंने आपको तमाम जो चार्ट्स आपके सामने लगे हुए हैं वो यही बता रहे हैं। ये हमारी रिसर्च है कि ये जहाँ जिन जिन इलाकों में वाटर फ्लोराइडेशन है और कंटेंट जिन कॉन्टिनेंटल्स में मौजूद हैं और जिन जिन इलाकों में मौजूद हैं वहाँ पे उस कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ी कम आए हैं। ठीक है, लोगों में मुदाफ़ियत देखी गई है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम भाई, इम्तियाज पाकिस्तानी आपके साथ। इम्तियाज साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। चंद बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि अभी कोरोना की जो दूसरी लहर का जिक्र और तस्करा हो रहा है, तो पहले वाले कोरोना के इंतजामात से हमने क्या सीखा, इस पे गौर करना पड़ेगा। ठीक है। और हॉनेस्टी के साथ जो है जितने भी पाकिस्तान के शहरी हैं उनको अपना भाई समझना पड़ेगा। इस पे सियासत, इस पे इंतजारत, इस पे पैसा कमाने का कोई तरीका निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि जी जो SOP वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है और उस पर अमल हो रहा है, उस पर अमल करना चाहिए। ये तो चलें कोरोना है, ये तो एक वबा आई, लेकिन इसके अलावा जो मामलात हैं, डेंगू है, हेपेटाइटिस है, कांगो है, इसके इंतजाम हमने क्या किए, इसको और गौर किया जाए तो 0/0 है। तो इस पे बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता हूँ ज़रा, मैं कल अभी ट्रैवल कर रहा था, मैं लाहौर से कराची आ रहा था और वो बाय एयर मैंने ट्रैवल किया, तो उस पर मास्क पहन के जहाज़ में बैठने की इजाज़त थी सबको, और इस कदर मतलब फ़्लाइट पैक थी, साथ साथ बैठे हुए थे, कोई सीट नहीं छोड़ी हुई। 1.5 घंटा जो है वो आप ऐसे बाजू भी चिपके हुए हैं, आप साथ ट्रैवल कर रहे हैं। बट जैसे ही लैंड किया है और साथ ही अनाउंसमेंट हो कि समाजी फासला बरकरार रखिए और एक एक करके थोड़े वक्फे से वॉक करें। अभी बैठने में मसला नहीं तो वॉक करने में क्यों मसला है, अल्लाह के बंदो। तो यही पॉइंट वो भी रेज कर रहे थे कि संजीदगी से अगर हमने इस पे गौर नहीं किया और इस तरह से नहीं सोचा तो फिर ऑब्वियसली कोरोना वायरस के केसेस बढ़ेंगे। और एक और सवाल कि ये जो आप केमिकल्स की बात करें, अदर देन दीज केमिकल्स, अगर हम खुराक की बात करें या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं लाइफस्टाइल जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं, क़ुव्वत मदाफ़त को? अच्छा, फ्लोराइड जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा इसके इफेक्ट हैं। फ्लोराइड के ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से रिसर्च की गई है और बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिनका ऐसा फ्लोराइड्स हैं, फ्लोरीन है। अच्छा, बहुत सारी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कलौंजी से मुतालिक। कलौंजी में फ्लोराइड बड़ी मिकदार में मौजूद है। सना मक्खी, इसमें फ्लोराइड बड़ी मिकदार में मौजूद है। आपका सना मक्खी यानी कि वो बिल्कुल सही इलाज था, उसके ऊपर अच्छी खासी तनकीद की गई थी। नहीं जी, उसके ऊपर तनकीद ज़रूर की गई है, लेकिन असल में इस मसले को बारीकी से समझने की ज़रूरत है। जब हम फ्लोरीन से के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और दुनिया का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला एलिमेंट है। 3.98 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी इसमें किसी भी कीमियाई अमल में हिस्सा लेने की सलाहियत सबसे ज़्यादा है। तो ये फौरी तौर पे जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मिसाल के मेटल्स वगैरह, उनसे बहुत ज़्यादा फौरी तौर पे रिएक्ट करता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि फ्लोराइड, जिनमें फ्लोराइड मौजूद है, उसके साथ आप मेटल का इंटेक नहीं करें। उसके साथ आप कैल्शियम नहीं ले सकते, तमाम डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले सकते। उसके साथ आप आयरन नहीं ले सकते, सेब, पालक, आपका टमाटर, ये तमाम चीज़ें आप अगर आप
साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आम आदमी को नहीं पता कि कैल्शियम लेना है, आयरन लेना है, वो सब्ज़ी भी ले रहा है, वो फल भी ले रहा है, तो वो अगर रिएक्ट करके कोई बड़ा नुकसान कर दे। जैसे किडनी फेलियर का कहा जा रहा था कि सना मक्खी का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो किडनी फेलियर का सबब बनता है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसकी मैं जो मकदार है इसको तो रिकमेंड किया जा सकता है कि कितनी मकदार में आप फ्लोराइड लेते हैं। उसका वर्ल्ड फ्लोराइडेशन एसोसिएशन ने जो है को रिकमेंड किया, WHO ने रिकमेंड किया कि जी 1 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से आप इंटेक कर सकते हैं, लेकिन बीमारी की सूरत में इसकी मकदार दुगनी और तिगनी भी आप ले सकते हैं। और वो तमाम जैसे अंगूर हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, गर्मियों में आम है, ये फुल ऑफ फ्लोराइड होते हैं, ये बड़ी आपके लिए मददगार हैं। और सोडा है, और क्रैब सूप है, और ये झींगे जिसे आप कहते हैं झींगे, प्रॉन्स हैं, ये तमाम बड़े हेल्पफुल हैं इस सूरत हाल में। सही है। तो हमारी जो हमने गुफ्तगू हमारी रही उसका सिर्फ ये कि फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, ठीक है, जो रिकमेंड किए मैंने उनकी बात कर रहा हूँ। जी, जिनका आपने जिक्र किया है, ये इनका हमें इस्तेमाल अपने वो रखना चाहिए। और अर्ज़ कर रहा हूँ उनके साथ जो है मेटल इंटेक ना करें। उनके साथ अगर मिसाल करो सना मक्खी कोई ले रहा है और दूध वाली चाय पी रहा है या सेब खा रहा है तो वो बेअसर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत फास्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। फ्लोरीन जो है, तो फिर वो बेअसर हो जाएगा, वो फौरी तौर पे मेटल से रिएक्ट करेगा और आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा। ठीक है, बस जाते आपने रिसर्च की है इस सारे सब्जेक्ट के ऊपर, ये बता देंगे दूसरी लहर आ रही है, इसमें क्या हम पाकिस्तानी महफूज रहेंगे पहले की तरह, या ये खतरे की बात है? जैसे जैसे सर्दी टेम्परेचर डाउन होगा, ओजोन जो है, जो पोल्यूशन ओजोन का हो रहा है, अगर हमने इसको बढ़ने से नहीं रोका तो ये स्टेबल हो जाएगा और ये वायरस बढ़ सकता है। और कराची के हवाले से अर्ज़ करूँ, जैसे 40 डिग्री प्लस टेम्परेचर जाएगा तो ओजोन की कुदरती प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये मामला कराची में भी संगीन हो सकता है। बहुत शुक्रिया इमरान हैदर साहब, आप तशरीफ़ लाए। और दोस्तों, एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे और उनसे हम एक अलग मौजू पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आप दोस्तों से हमारी दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और अब हम बात करेंगे भारत की दहशतगर्दी और उसकी जो एक इंतहा पसंदी की जो बिल्कुल जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर। इसी हवाले से अमरीकी जरीदे फ़ॉरेन पॉलिसी ने भी अपनी रिपोर्ट में भारत का जो असल चेहरा है उसको बेनकाब करते हुए कहा है कि भारत मुसलसल जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं उनमें मुलव्वस है, और जो दहशतगर्द तंजीम है दाइश, उसके साथ भी इसके रवाबित हैं। इसके अलावा भारत मुसलसल इंतहा पसंदी के जो नज़रियात है उसको फ़रोग दे रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ इलाकाई अमन के लिए ये एक ख़तरा है बल्कि आलमी अमन के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी मजहबी इंतहा पसंदी की बात हो रही है, मजहबी दहशतगर्दी की बात हो रही है, तो भारत उसमें बहुत ही मनफी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान में अभी हाल ही में जो मौलाना आदिल ख़ान साहब को जो है वो कत्ल किया गया, और उन जिस पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने भी ये कहा कि भारत ने फ़िरका वाराना फसादात को बढ़ाने के लिए उलमाए कराम को निशाना बनाने की कोशिश की है, जो कि एक बड़ी वाज़ेह सी बात है। और हमने ये भी देखा कि जितने मजहबी हलकों की तरफ से बयानात आए उन्हें भी अब इस चीज़ का, इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान में ये जो फ़िरका वाराना फसादात जो को हवा दी जाती है ये भारत की जानिब से दी जा रही है। तो भारत पाकिस्तान में किस तरह अब ये मजहबी इंतहा पसंदी से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है और उसकी कोशिशें किस हद तक कामयाब हो रही हैं, कश्मीर में वो क्या कर रहा है, भारत अपने मुल्क में क्या सूरत हाल पैदा कर रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एक तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, सहाफ़त से भी इनका ताल्लुक है, जनाब नदीम मौलवी साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों के जो इंट्रो में जो आप लोगों ने अभी भारत के बारे में बताया जी, मैं तो अंग्रेज़ी में कहूँगा एक लाइन, ताकि वो जो बाहर के ममालिक अगर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो वो भी सुन ले। आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट, इतना मैं प्रोटेस्ट करता हूँ, आई एम प्रोटेस्टिंग बिकॉज Pakistan has always been a victim. Pakistan have sacrificed so much that even they have given their children's life.
and at the end of the day we are not being appreciated. The world should appreciate us, because if we were not there in the front line, today terrorism would have spread all over the world. It was because of our armed forces who blocked all the ways of these terrorists from going abroad. तो मेरा ये कहना यही था कि आज अगर दुनिया भर में अमन आप देख रहे हैं ना, वो पाकिस्तान की वजह से। बिल्कुल सर, पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है। और सर अभी जो हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी पहला कि अब तो अमरीकी जरीदे ने भी भारत का जो मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने जो है वो एक तरह से सामने आ गया है, और पाकिस्तान कई अरसे से ये बात कह रहा है कि इससे भारत को जो है वो जिस तरह की उसकी इंतहा पसंदी की जो पॉलिसीज़ हैं, दहशतगर्दी की जो पॉलिसीज़ हैं, उससे ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरे आलमी उसको अमन को भी ख़तरा है। तो किस तरह देखते हैं सर आप इसको? देखिए, दाइश को जी पैसे देने वाले कौन थे, दाइश को ट्रेनिंग देने वाले कौन थे? हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है जी। ये जो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म लेके आए और बाहर ममालिक में जाने वाले थे, इनके पीछे फंडिंग किसकी थी? हिंदुस्तान ने हमेशा से अफ़गानिस्तान की सरहद को इस्तेमाल किया है, ईरान की सरहद को इस्तेमाल किया है, ऑस्ट्रेलिया तक के नहीं छोड़ा है। ये ऑस्ट्रेलियन रिसर्च जो उनके जो लॉयर्स की जो रिपोर्ट है, उनकी अपनी रिपोर्ट है 2019 की, कि दुनिया भर में ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग एंटर होता है वो इंडिया के थ्रू होता है। अच्छा, अब आज तो हम कह रहे हैं ना कि अक्सर हिंदुस्तान कहता है जी पाकिस्तान चूंकि हमारा दुश्मन है इसलिए ये कहता है। चले, हम दुश्मन है क्या? ऑस्ट्रेलिया दुश्मन है क्या? अमेरिका दुश्मन है? अमेरिका तो आपके एलाइज में से था, आपके दोस्त थे, आपके साथ ट्रेडिंग करते थे। वो हकीकत अमेरिका ने ये क्यों पर्दाफाश किया? क्यों? अमेरिकन एजेंसी खुद कह रही है 40 बैंक इन्वॉल्व है। बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, ठीक है ना, पंजाब बैंक ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़े बैंक्स हैं जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, यानी कि ये मैं नहीं कह रहा, ये आप किसी भी अखबार की, बाहर की पाकिस्तानी अखबार नहीं, अमेरिका की अखबार उठा के देख लें, वो ये कह रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग फॉर टेररिज्म। अच्छा, अब आप देखें कि ये भारतीय का अगर हम भारतीय बात करेंगे, जो इंडियन सिटीजन्स हैं जी, ये इनको भी एक्सप्लॉइट कर रही है इनकी हुकूमत, क्योंकि दे आर यूजिंग द पीपल इन इवन जो कश्मीर का जो बातें करते हैं, कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म है, जो पैसा दिया जाता है कि आप मुसलमानों के खिलाफ करें, ठीक है ना जी। जैसे पाकिस्तान के अंदर एंटर होते हैं और मजहबी ग्रुपों को मार रहे हैं, और जो सो कॉल्ड मौलानाज है जो कि हिंदुस्तान से ट्रेन होके आते हैं, हमारे मौलाना तो इल्म के, कहता हूँ वो एक इल्म के खजाने के दरवाजे हैं। हमारे आलिम तो लोगों को बता रहे, हमारे मौलाना और आलिम को बदनाम किसने किया? ये उन हिंदुस्तानी एजेंटों ने जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, जिन्होंने हमारे मजहब को पढ़ा पर अमल नहीं किया, पढ़ के अफगानिस्तान के थ्रू आए, हमारे मदरसों में घुस गए, हमारे मदरसों को बदनाम किया। हमारे मदरसे बच्चों को तालीम देते अमन की। आज भी जितने आप देखें जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादातर हिंदुस्तान से अफगानिस्तान के थ्रू या जो क्वेटा के बॉर्डर्स हैं। अच्छा, ये अगर देखिए बलूचिस्तान में इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ में बड़ा बिजी है और उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह वो बलूचिस्तान में कुछ ऐसे हालात पैदा करें कि लड़ाई झगड़ा रहे और कहीं वहाँ पे अमन ना हो सके, पाकिस्तान की सूरत हाल को नुकसान पहुँच सके। और बलूचिस्तान से बाहर भी वो उसने मजहबी इंतहा पसंदी के जो वाक़यात हमारे सामने हैं, कभी वो इधर चाइनीज कौंसिल पे जो है ना वहाँ पे हमले हो रहे हैं, कभी जनाब वैसे स्टॉक एक्सचेंज वाले मामला तो कुलभूषण भी कर चुका है, इनका अपना आदमी। हाँ। बिल्कुल ठीक है। देखिए हमने कुलभूषण को मारा क्यों नहीं? हम चाहते थे कि हकीकत पता लगे। मगर सर मुझे ये बताएं कि जो ज़ारा ने जो सवाल किया था कि
क्या दुनिया के सामने भारत का जो मकरू चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है? ये हमें तो पता है कि हमारा दुश्मन और हमारा पड़ोसी जो है वो किस हद तक गिरी हुई हरकतें करता है, मगर क्या दुनिया के सामने ये सारी चीज बेनकाब हो चुकी है? इस बारे में बताइएगा। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाना चाह रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं कि अखबार में आ गया अमेरिका के अखबार में आ गया, वो फिर भी उनके दोस्त हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब हमारा दोस्त जो है वो एशिया में, उसको जंगी हालात चल रहे हैं तो हमने उसकी मदद के लिए जाना है। वो फिर भी ऐसे बयान दे रहे हैं। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद आते हैं वापस, तो बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और हम बात कर रहे हैं आज भारत का जो मकरू चेहरा है, उसका जो असल चेहरा है दुनिया के सामने वो आ चुका है। और सर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि भारत जो है पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहता ही है, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका, टर्की और अमेरिका में होने वाली दहशतगर्दी में भी भारत मुलव्वस था। तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि इन तीनों ममालिक को कोई सीरियस एक्शन लेना चाहिए या डिप्लोमेटिकली कोई एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए? जैसे कि फ़हीम बोल रहे थे कि उन्होंने कहा कि हम जो है इनके साथ हैं जंग की तैयारियों में। तो जी हाँ, मतलब एक तरफ तो इसी के साथ ही एक सवाल हम वक्फे पे जाने से पहले भी छोड़ के गए थे कि अगर अमेरिका के जो मैगजीन्स हैं वहाँ पे ये खबरें शाया हो सकती हैं भारत के हवाले से, इसकी करप्शन के हवाले से, इसके मतलब इस चेहरे के हवाले से जो भी है, तो मतलब उसके बाद ऐसे बयान क्यों आते हैं कि अमेरिका ये भी कह रहा है कि हमारा एक दोस्त एशिया में वो मुश्किल हालात में है, हम उसकी मदद करने जाएंगे। तो क्या चल रहा है ये? वो कहते हैं ना दुनिया दौलत की है, तो ये यहाँ पे आके कुछ जो तस्वीर है बिल्कुल नुमाया नज़र आती है। 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है जी। अमेरिका की अगर कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में जाती है तो 1.3 बिलियन पॉपुलेशन को फरोख्त होती है। 1.3 बिलियन कंज्यूमर्स हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे कंज्यूमर है। तो यानी कि अगर फर्ज करे एक कोका कोला की फैक्ट्री भी इंडिया में जाती है तो उसके पास कंज्यूमर्स बहुत है, ठीक है। अच्छा, इस पॉपुलेशन का वो फायदा उठाते हैं और क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग कर रहे होते हैं कि हम आपका प्रोडक्ट बंद कर देंगे। तो यानी कि 1.3 बिलियन का जो लोगों को चीज़ें जा रही है अमेरिका से, मुख्तलिफ ममालिक से, ऑस्ट्रेलिया से, गल्फ कंट्रीज से, ये सबको ब्लैकमेल करते हैं, ये सबको इकोनॉमिकली ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, इकोनॉमिकली ब्लैकमेलिंग का तरीका होता है कि आप हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप अगर नहीं रखेंगे तो हम आपसे ये ट्रेड्स जो हैं वो बंद कर देंगे। अच्छा, हर मुल्क चाहता है कि उसकी मईशत बेहतर हो। आज देखिए चाइना और अमेरिका का क्या जंग है, ट्रेड का जंग है, मईशत की जंग है। हिंदुस्तान इस वक्त हर जगह पे, मलेशिया के साथ क्या हुआ था जब मलेशिया ने कहा कि कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, ठीक है ना जी, तो उन्होंने पाम ऑयल के ऊपर बैन लगा दिया था। ठीक है, तो हम आते हैं अपने वापस टॉपिक पे जहाँ से हमने प्रोग्राम को शुरू किया था। भारत मजहबी इंतहा पसंदी का जिम्मेदार है और ये बात अब दुनिया भी जानती है, ठीक है। अब ये बताइए पाकिस्तान में वो जो मजहबी इंतहा पसंदी है वो किस तरह से उसमें क्या वो कामयाब हो रहा है या वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो रहा है, उसकी कोशिशें क्या हैं, ज़रा इस तरफ रोशनी डालिएगा। देखिए, पाकिस्तानी बाय बर्थ, बाय नेचर, इस मिट्टी की जो खूबी है कि यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं ना वो हुब्बुल वतन होते हैं, दे आर जीनियस। आप अमेरिका में उठा के दे ले, दुनिया भर में देखें, पाकिस्तानी जो होते हैं ये कुदरती तौर पे एक तो बहुत ही सॉफ्ट लोग होते हैं। कहीं पे भी तूफान आ गया, आंधी आ गई, परेशानी आ गई, सबसे पहले पाकिस्तानी जान देने को तैयार है। ये मैं आपको बता दूं, इसका प्रूव मैं कर सकता हूँ। हिंदुस्तानी लोग जब सोमालिया के पायरेट्स के हाथों गिरफ्तार थे तो उनके अपने फौजी जो थे वो रेस्क्यू पे नहीं गए थे। आपको पता है उनको रेस्क्यू किसने किया था? पाकिस्तान नेवी ने रेस्क्यू किया था जी उनके लोगों को। और उनके जो रेस्क्यूअर्स थे हिंदुस्तान में जाके कहने लगे हमें शर्म आती है हिंदुस्तानी बोलते हुए, क्योंकि हम जिसको दुश्मन समझ रहे थे उसकी नेवी ने हमें बचाया।
उनकी फैमिलीज ने रोए थे, तो वो बातें छुप जाती है ना। देखिए वो इसलिए है कि उनकी लॉबी, उनकी मीडिया, उनके जो लोग हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो दुनिया भर। अब आप देखिए पाकिस्तान के खिलाफ जो खबर आती है न्यूयॉर्क टाइम्स से या कभी कोई भी अखबार से, उसका रिपोर्टर जरूर पढ़िएगा कि रिपोर्टर कौन है। पुष्पा, सुष्मिता, सारे राजकुमार, वो सारे इंडियन लोग जो कि काम कर रहे हैं किधर, अमेरिकन कंपनीज में। अच्छा। एक गुप्ता फैमिली ऑस्ट्रेलिया की, अच्छा ठीक है, सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया की मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार हुई थी, उसकी तहकीकात कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने ये कंपनी लॉन्च की थी, ठीक है ना जी। और गुप्ता फैमिली ने ऑस्ट्रेलिया में कंपनी फॉर्म की, मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, और जब गिरफ्तार हुआ तो उन्होंने क्या कहा, ऑस्ट्रेलियन कंपनी। बाद में मालूमात ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने की कि वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी जरूर थी, रजिस्ट्रेशन हो जाती है और सिटीजनशिप भी मिलती है, बट बैकग्राउंड में ये पता लगा था दैट कंपनी बिलोंग टू इंडियन। तो अब आप ये देखें इसी चीजों को अब हम, मुझे प्रोटेस्ट जो मैंने किया था अंग्रेजी में, वो दुनिया से इसलिए किया था कि भाई खुदारा ये ब्लैकमेलिंग से निकले। ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स किधर होता है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में टेररिज्म जो है ना एंटर होता है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के गरीब तबके को इस्तेमाल किया जाता है। ये अफगानिस्तान के जरिए आ रहे हैं, ये ईरान के जरिए आते हैं, ये डायरेक्ट इंडिया आ नहीं सकता। ये हमेशा इंडिया जो है ना हिपोक्रेट लोग है, वो कभी भी कुछ अच्छा, आप देखें अभी क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में कोविड के हवाले से बात की, तो जब इंडिया में ये दौर शुरू हुआ तो उन्होंने उस वक्त में सब कुछ मुसलमानों पर डाल दिया कि मुसलमानों की वजह से वायरस फैल रहा है, और मुसलमानों पे बाकायदा तशद्दुद किया गया वहाँ पर कि मुसलमान इसका रीज़न है, मुसलमानों की वजह से ये कोरोना फैल रहा है। और फिर उसके साथ साथ जो सूरत हाल है ज़रा इंडिया में, उन्होंने ये कहा कि जो सिर्फ एक हिंदू जो है वो ग्रो करेंगे, बाकी जितने मुसलमान हैं उनको उनका अपना मुल्क है, वो उसे अपना मुल्क समझते हैं, और वो किस कदर तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लड़ाई झगड़े मस्जिदों के साथ और जो भी। तो ये मामलात जो हैं वो अब पूरे खिते में फैलाना चाहता है इस तरह की चीज़, इस तरह की अपनी जो है ना वो घटिया हरकतें। एक वक्फा आ गया, फिर से वक्फे से वापस आते हैं तो आपसे ज़रा इस वाले से तफसील से बात करते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास। और आज हमें स्पॉन्सर किया है कैडबरी मोरो ने, जिनका पैगाम ये है कि अगर आपकी एनर्जी कभी भी लो हो और आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, आप थकन फील कर रहे हैं, एनर्जी लो हो रही हो, तो आप कैडबरी मोरो ले सकते हैं, जो कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन है कैरमल और चॉकलेट का। तो फ़हीम, अगर आपको भी ऐसा लगे तो आप भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही, अगर आपको लगे जनाब एनर्जी कम हो रही है तो कैडबरी खाइए, ये इनका पैगाम है। नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय इंतहा पसंदी के हवाले से और भारतीय मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि भारत का जो मजहबी इंतहा पसंदी का जो जितना भी जो उसका किरदार है वो दुनिया अब जानती है, और हम तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम अपने दुश्मन को की हर मतलब इस तरह की एक्टिविटी से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि हम किसी तरह इस तरह के जो मकरूफ वार हैं हम उनसे अपने आप को महफूज रख सकें, मगर कहीं ना कहीं वो अपना काम कर दिखाता है। और फ़हीम, भारत के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको मजहबी तौर पे निशाना बनाया जा रहा है, और इतनी बेरहमाना जो उनकी पॉलिसीज़ हैं सर, उसको कोई लगाम डालने वाला कोई नहीं है, कोई अक़वाम मुत्तहिदा, कोई ऐसी आलमी सतह पर, क्योंकि अब तो एक अमेरिकन मैगज़ीन ने भी इसको शाया कर दिया है, तो वहाँ जो इनके अपने मुल्क में जो जुल्म सितम हो रहे हैं उसको कोई देखने वाला नहीं है। कश्मीर की अगर हम बात कर लें तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, वहाँ पर लॉकडाउन है, हर रोज़ कोई ना कोई शहादत होती है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की। हम कहते हैं ना, द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, ठीक है, और अगर इस शैतान को हमने नहीं रोका तो ये जंगल की आग की तरह फैल रहा है। हिंदुस्तान के 3 तरीके होते हैं,
टेररिज्म के। नंबर 1 इज बाय मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे के ज़रिए से माशी तौर पे कंपनियां बना के मुख्तलिफ जगहों पे अपने आदमी भेजना। दूसरा मीडिया के ज़रिए से, जो आपने कहा ना हिंदुस्तान के अंदर आप देखें ना कैसे फ़हीम भाई ने कहा मीडिया ने उनको बताया कि जी मुसलमानों की वजह से कोरोना वायरस की, वरना हिंदू मुसलमान तो साथ ही रहते हैं हिंदुस्तान में। नफ़रतें फैलाना जिसे कहते हैं हेट स्पीच, वर्ल्ड का ये जो कानून है हेट स्पीच का। अच्छा, फिर आए मज़हब की तरफ। ये जो रिलीजन का जो ये लोग जो कार्ड खेलते हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान के अंदर आके ये मुझे बताया, मुझे जहाँ तक याद है मेरी 50 साल की उम्र हो गई है, मैंने ज़िंदगी में कभी शिया सुन्नी की लड़ाई नहीं देखी थी। हम अगर शिया की सबील होती थी तो हम सुन्नी भी उसमें साथ देते थे। सुन्नी के यहाँ कहीं मैयत होती थी तो शिया भी जाता था। यानी हमारे यहाँ तो ये नहीं कभी सोचा था। ये नफ़रतें आना कहाँ से शुरू हुई, ये किस तरह से उन्होंने नफ़रतें डाली पाकिस्तान बांग्लादेश में, किस तरह से मज़हब के नाम पे वो दाखिल होने लगे, और इतने फ़िरके जो इन 25-50 सालों में बनाए हैं उनकी फंडिंग कहाँ से आने शुरू हो गई। अच्छा, हम बड़े ओपन माइंडेड लोग हैं, हम कहते हैं कि जी मज़हब हर एक का एक ज़ाती फेल है। हमने तो जिसे कहते हैं सिख, जो कि मुसलमान तो नहीं है ना, उनके लिए भी हमने कहा कि आप आओ, उनका गुरुद्वारा बनाया हमने। तो पाकिस्तान जब सब चीज़ें करता है, अब उनका क्या है कि उनका बस नहीं चल रहा, क्योंकि सीपैक आ गया तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो जाएगी, पाकिस्तान एक पावर होकर निकलेगा, चीन एक पावर बन रहा है, यूरोप पीस चाहता है, अमेरिका, दुनिया भर में हम बात करें ना यूनाइटेड नेशंस। बलूचिस्तान में कुदरती ज़खायर हैं, उनको ये तकलीफ है कि कहीं ये ना हो कि इनका मतलब कुछ सेट हो जाए, ये कुछ। देखिए आपकी डिस्कवरीज हो रही हैं, OGDC की आप कंपनी की मिसाल ले लें, कितनी डिस्कवरीज कर लिए, ऑयल गैस, हम बहुत सी चीज़ों से। अब ये हिंदुस्तान कहता है कि अगर मैंने ये अब ये इस्तेमाल क्या चीज़ कर रहा है, ये रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल करता है, ये मीडिया को इस्तेमाल। मैंने क्या कहा, अमेरिका के अंदर भी जो जर्नलिस्ट बैठे हैं वो इंडियन है। कभी आपने किसी अंग्रेज जर्नलिस्ट को देखा पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हुए? नहीं। शादिर नादिर कोई होगा, वो भी अगर होगा तो बड़ा फंडेड होगा विद इंडिया। हम बच कैसे सकते हैं, मतलब इस हमें बचना फ़हीम, देखो एक बात पे है कि सबसे पहले एज अ नेशन हमें ये मालूम कर दे हम सब अल्लाह के बंदे हैं और हम सब मुसलमान हैं, शिया हो या सुन्नी हो, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मानते हैं, ठीक है ना जी। जो रसूल की उम्मती हैं तो वो कैसे बट सकते हैं? हमें तो बांटा जाता है। क्या शिया रसूल का नाम नहीं लेते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन रसूलुल्लाह? तो जो हमें बांट रहा है वो हमारा मजहब का दुश्मन है। कोई अगर आपसे आके कहे ना कि फ़हीम तुम शिया और ये सुन्नी है, समझ लेना वो तीसरा आदमी जो है ना वो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमान का। जो आपको आके कहे ना कि आपके भाई को इसने मारा है, आग लगा दो, वो समझ लेना वो सबसे बड़ा दुश्मन है इस्लाम का। सही है सर। हम जहाँ तक हम जानते हैं, आपने पुराने सालों का जिक्र किया कि आपने नहीं देखा कि कहीं शिया सुन्नी आपस में इस तरह लड़ाई झगड़े कर रहे हो। हमने भी ऐसा ही देखा कि जितनी भी मजालिस हो रही होती हैं उसमें जितने अहले तशीह जो हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी भाई सारे, वो इन सारे इवेंट्स को होस्ट कर रहे होते हैं। लाइक मेज़बानी वो अहले तशीह कर रहे होते हैं, और जिनके जो मेहमान कौन होते हैं, अहले सुन्नत। इतनी बड़ी तादाद में लोग जाके मजालिस सुनते हैं। इसी तरह मिलाद, जितने मिलाद हो रहे होते हैं, मिलाद शरीफ वगैरह, उसमें वो अहले सुन्नत वाले जो हमारे भाई हैं वो सारे उनको वो मेज़बानी कर रहे होते हैं, और फ़िक़्ह जाफ़रिया और दूसरे हर जगह के लोग जो हैं वहाँ बैठे होते हैं। कभी लड़ाई झगड़ा वैसे नहीं होता है। और सर अभी भी अच्छा, इसमें मेरे सवाल में जो ख़ास अहम बात है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए अभी ये जो हालात पैदा करने की भारत कोशिश कर रहा है, कभी वो आम अवाम को आर्मी के खिलाफ जो है बोलने की तरफ हवा दे रहा है, कभी वो भी इंडियन रिपोर्टर थे जो अमेरिका से उन्होंने वाया अमेरिका आते हैं, वो डायरेक्ट आएंगे तो हम हिट करेंगे। एग्जैक्टली। और अभी दूसरा, उसके साथ साथ दूसरा पहलू ये है कि वो जितने भी जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हैं इनको आपस में लड़ाई झगड़े पे मजबूर करने की कोशिश की जा रही है। इसमें हमारे उलमाए कराम का क्या किरदार हो सकता है और क्या होना चाहिए इस ऐसे मौके पे, और अवाम का क्या किरदार होना चाहिए, वो जो कहीं ना कहीं किसी न किसी फ़िरके से ताल्लुक़ तो है ही उनका। आपको पता है कि दुश्मन बैठ के हमारा इस तरह से हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग क्या करें, क्या एक किरदार रखें? सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन रसूलुल्लाह पे पूरा
हमें एतकाद अगर है, हम मुसलमान हैं, हम सबको है, ये मैं यकीन से बात से कहता हूँ, तो हमें तो सबसे पहली बात है कि किसी को कत्ल करने का हक नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, इल्ज़ामात के बिना पे बगैर तहकीकात के तासुब फैलाना हमें सोचना भी नहीं चाहिए। हमें क्या करता है, हमें इस्तेमाल किया जाता है। अब इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे उनकी एक लॉबी है जो पैसे इस्तेमाल करती है और गरीब लोगों को जिसे कहते हैं ना उकसाती है, पढ़े लिखों को तो नहीं कर सकती है। तो जहन में यही रखना है सारे पाकिस्तानियों को कि हम सब मुसलमान हैं, फिरके हो सकते हैं हमारे मुख्तलिफ हो, जैसे चाहने वाले, अगर कोई किसी दूसरे फिरके से ताल्लुक रखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा दुश्मन है, ठीक है। हमें लड़ाई नहीं करनी है, अपने एक प्यार मोहब्बत के साथ जो है ना इकट्ठे रहना है। हम पाकिस्तानी हैं, एक जगह पे हम लोग रहते हैं सारे। थैंक यू सो मच नदीम साहब, तशरीफ लाए, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही। दोस्तों, फ़हीम अब्बास और ज़ारा रज़ा को दें इजाज़त, आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी मुख्तलिफ एक अलग मौजू के साथ और अलग मेहमानों के साथ। तो कल तक के लिए फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।